जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जज चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के अंदर उन्होंने लिखा है कि जाती वजूहात की बिना पे मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, मजीद अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। 2016 से ये लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं। अपने इस्तीफे के अंदर भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 40,000 से ज्यादा मुकदमात के फैसले किए। इन जज साहब की रेपुटेशन भी बड़ी अच्छी है, बड़े काबिल समझे जाते हैं, बड़े एक तरह से इंडिपेंडेंट जज समझे जाते हैं। हर कोई इनकी तारीफ कर रहा था। जिससे मेरी बात हुई, जिन वकला हजरात से, सहाफी हजरात से मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई जाती वजूहात ऐसी आ गई हैं जिनकी वजह से ये मजीद अपना काम जारी नहीं रख सकते। ऑल्दो के इमरान खान साहब के वकील इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने एक ट्वीट की हुई थी, जज साहब की साथ तस्वीर भी लगाई हुई थी। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जस्टिस अब्दुल अजीज मुस्ताफी एक और दलेर हार गया, अफसोस है। मुझे नहीं पता ये क्या उन्होंने क्यों लिखा, किस चीज से हार गया, किस चीज का अफसोस है, लेकिन जज साहब ने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा है कि जाती वजूहात की बिना पे अब मैं मजीद अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। ये वो जज है जिसने 2016 से अब तक 40,000 मुकदमात के फैसले किए। अब वो मजीद अपना काम जारी नहीं रख सकते। यकीनन उसकी कोई ना कोई जाती वजूहात ही होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास बप्पी साहब के घर पे छापा मारा गया। उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई। ये सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से और ओन अब्बास बप्पी साहब के अपने अकाउंट से वीडियो शेयर की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई है और उनके इल्जाम ये लगाया गया पार्टी की जानिब से, उनके करीबी दोस्तों की जानिब से ट्वीट से हुई कि कुछ नामालूम लोग आए थे जिन्होंने उनके घर पे तोड़ फोड़ की और उनको अगवा करके ले गए। इस मामले को सेनेट के अंदर उठाया गया शिबली फराज साहब की जानिब से। वहां पे वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने सेनेट के अंदर यह बताया कि ओन अब्बास बप्पी पर वाइल्ड लाइफ का मुकदमा था, गैर कानूनी शिकार का जुर्म था, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। बहावलपुर में उनके ऊपर कोई मुकदमा था, लेकिन उनके घर की जो फुटेजेस आ रही हैं जिसमें चीजों को देखा जा सकता है कि चीजें बिखरी हुई हैं, चीजें टूटी हुई हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वकील अबूजर सलमान नियाजी साहब ने लिखा हुआ है, सो गेटिंग बुक्ड अंडर एन ऑफेंस रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ लॉज leads to house being raided, damaged, destroyed and ending with abduction of alleged accused. डिस्पिकेबल एंड पैथेटिक। उन्होंने कहा कि क्या अगर कोई उन्होंने गैर कानूनी शिकार किया था, क्या उसकी एफआईआर के नतीजे में उनके घर पे छापा मारना चाहिए, मुबैना तौर पे इस तरह तोड़ फोड़ करनी चाहिए और फिर उनको अगवा कर लिया जाना चाहिए? तो ये बड़े संगीन नोयत के इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि जी उनका अगवा नहीं हुआ, उनको उस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया। अब एक सेनेटर है, एक सिटिंग सेनेटर है, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ का, अगर कोई मुकदमा था तो भाई उनको बता देते, फोन कर देते, वो आ जाते। तो उनको इस तरीके से अगवा करना जरूरी था। ये वो चीज है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है। पर एनीवे आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि मैं मजीद मालूमात अभी इकट्ठी कर रहा हूं और जो भी मजीद मालूमात होंगी वो मैं हाउस से भी शेयर करूंगा, यानी सेनेट से शेयर करूंगा। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये इल्जाम लगा रही है, ओन अब्बास बप्पी साहब के अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हो रही है कि उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया है और उनके घर के अंदर ये मुबैना तौर पर सारी तोड़ फोड़ की गई है। अब ओन अब्बास बप्पी हो जाएं और या फिर आलिया हमजा मलिक साहब हो जाएं, इन्होंने पंजाब के अंदर चीजों को थोड़ा सा मुतहरिक किया हुआ है। वहां पे मीटिंग्स वगैरह भी हो रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो जा रहे हैं। तो हुकूमत को शायद उससे भी थोड़ा सा इशू हो कि ओन अब्बास बप्पी साहब या आलिया हमजा मलिक साहिबा पंजाब के अंदर कोई तहरीक ना खड़े कर दें या चीजों को ज्यादा मुतहरिक ना कर दें। शायद ये इशू भी हो सकता है, इस वजह से उनके ऊपर इस मौके पे ये मुकदमा आया। लेकिन अब जब इस मुकदमे की तफसीलात सामने आएंगी, मामलात सामने चलेंगे, तो फिर मजीद इसके ऊपर बंदा गुफ्तगू कर सकता है, तजिया दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई, मेरे ख्याल में वो एक गैर जरूरी अमल था। अगर उनके ऊपर मुकदमा भी था, वो सेनेटर हैं, उनको बुलाया जा सकता था और वो उन्होंने हाजिर भी हो जाना था। वो कौन सा कोई कहीं पे भाग रहे थे। डॉन न्यूज की इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें दूसरे नंबर पे आ गया है। जी हाँ जी, दूसरे नंबर पे। और तफसील अगर मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाऊं, पाकिस्तान रैंक्ड सेकंड इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 विद नंबर ऑफ डेथ्स इन टेररिस्ट अटैक्स राइजिंग बाय 45% ओवर द पास्ट ईयर टू 1081। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 45% इजाफा हुआ है। जो टेररिज्म इंसिडेंट्स होते हैं उनमें अमवात का, हलाकतों का, शहादतों का, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पे आ गया। तो ये एक बड़ा वरिंग ट्रेंड है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है। ये एक साल के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो पाकिस्तान ने इतने ज्यादा इसमें इंक्रीज हुआ है
और ये इल्जाम लगाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता रोज भी बयान दिया कि हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं, ना फुल टाइम वजीर दाखिला है, हुकूमत अपने दीगर मसाइल में लगी हुई है, सियासी तौर पर हर चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तमाम तर तवज्जो तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर है, जिस तरह ओन अब्बास बपी साहब को गिरफ्तार किया गया, दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और जो रियल मानू में चीजें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी है उस तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि जी वो इमरान खान के दौर की गलत पॉलिसियां थी और इस वजह से जनाब अब ये हमें टेररिज्म जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। अब ये फैसला आप कर सकते हैं कि इमरान खान के दौर में कितनी दहशतगर्दी थी, अभी कितनी दहशतगर्दी है, और इस पे हुकूमत जो है उसके इकदाम से आप किस हद तक मुतमईन है। अरब ममालिक की जानिब से गाजा के लिए फलस्तीन में एक नया कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट प्लान जो है सामने आया है, जिसकी गालिबन जिसमें जो पैसा खर्च होगा वो 50 अरब डॉलर से ज्यादा है। वहां पे तामीर नौ की जाएगी। मुख्तलिफ लीडरान ने वहां पे गुफ्तगू की। वहां पे शाम के जो नए लीडर हैं जुलानी साहब, वो भी वहां पे पहुंचे हुए थे। और आज ही मैं देख रहा था कि जो रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस अमेरिका की हुकूमत की एक ट्विटर हैंडल है और ये ऑफिशियल हुकूमती हैंडल है, वहां पे मुख्तलिफ दहशतगर्दों की तस्वीर होती हैं, उनके गिरफ्तार करवाने पे, इंफॉर्मेशन देने पे रिवॉर्ड भी साथ लिखा होता है। अभी ये जो जुलानी साहब हैं जो शाम के नए बन गए हैं, सदर कह लें आप, उनके सरबराह बन गए हैं, जिनको अमेरिका की हमायत भी हासिल है, तुर्की की हमायत भी हासिल है, ये इन्हीं साहब के हवाले से अभी भी रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस के ऊपर इनकी तस्वीर भी लगी हुई है अमेरिकी हुकूमत के उस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर, एक्स हैंडल के ऊपर, और इनके सर की कीमत $10 मिलियन की बाउंड्री भी मुकर्रर है। और इसमें लिखा हुआ है कि लेट जुलानी बी नोन दैट एवरी ऑप्रेसर हैज एन एंड, help us gather solid information leading to his capture for the reward of up to $10 million। साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है। तो ये जनाब इस तरह यहाँ पे जिस तरह मैं दहशतगर्दी की पिछली जो खबर आपके साथ शेयर की, ये माजी करीब का दहशतगर्द जिसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन की रिवॉर्ड रखा हुआ था, बाउंड्री रखी हुई थी, अब वही जो है वो शाम का सदर बन गया है, शाम का सरबराह बन गया है। वहां शाम के लोगों की नई उम्मीद के तौर पे उसको बयान किया जा रहा है। लेकिन कुछ अरसा पहले तक ये मतलूब, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था। तो यहाँ पे दहशतगर्दों की और दहशतगर्दी की डेफिनेशन भी वक्त के साथ साथ जो आलमी ताकतें हैं उनकी मर्जी के मुताबिक तब्दील होती रहती है। मईशत के हवाले से छोटी सी एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर हफीज पाशा माहिर मौशियात हैं, एक बड़ा नाम है, मईशत को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जी शरह नमू 1% तक गिर चुका है, यानी हमारी तरक्की की शरह 1% पे आई भी है। शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है, हुकूमत के जारी अदादोशुमार गलत हैं, मुल्क में बिजली और आटे के नर्ख बढ़े हैं, हुकूमत इसमें कमी बता रही है। इस वक्त 100 टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत के अदादोशुमार के मैशत बड़ी जबरदस्त चल रही है, महंगाई में कमी आई है। अब आप सब लोग रमजान कर रहे हैं, मुल्क के किस हिस्से में आप रमजान कर रहे हैं वो कमेंट करके हमें बताइएगा, और बताइएगा कि क्या वहां पे आपके यहाँ चीजें सस्ती हो चुकी हैं, क्या आपके यहाँ इस वक्त चीजें 9 साल की सस्ती तरीन सतह के ऊपर हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं, खुसूसन यूरोप के अंदर हैं, उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे इस गैर मुस्लिमों की हुकूमत है। वहां पे होता यह है कि जो गैर मुस्लिमों के बड़े बड़े स्टोर हैं वहां पे रमजान की आमद के साथ ही स्पेशल ऑफर्स लगा दी जाती हैं। जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं उनको सस्ती चीजें मिल सकती हैं। तो वो तो बदकिस्मत यूरोपियन जो गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो रहते हैं, जिसको इस्लाम का किला कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कि ये रमजान के महीने में मार्ज़े वजूद में आया था। और ये भी कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ही यहाँ पे रमजान आता है, जो रहमतों का ये महीना आता है, इस रहमतों के महीने में यहाँ की जो सारी इंतजामिया है, ताजर हैं, महंगाई है, ये अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर देते हैं। तो इस वजह से मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि कमेंट करके बताएं कि क्या आपके इलाके में चीजें सस्ती हुई हैं रमजान के महीने आने से, या चीजें महंगी हो गई हैं। और जो हुकूमत कहती है कि जी महंगाई कम हो गई है, वो किस हद तक आप महंगाई की कमी को महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी, आखिर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मोटरवे पुलिस की ये खबर है कि फर्स्ट FIR फॉर स्पीडिंग रजिस्टर्ड इन पंजाब इन ए बिड टू रिड्यूस मोटरवे एक्सीडेंट्स। ये जनाब पहली FIR दर्ज करवाई गई है मोटर M4 के ऊपर, मोटरवे के ऊपर,
जो ओवर स्पीडिंग है उस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये बड़ा बेहतरीन इकदाम है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड, इवन के बसेस को भी देखते हैं कि वो भी ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्टर, और इसके ऊपर FIR जो दर्ज हुई है, अब यकीनन उनको थोड़ा सा मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो लोग इतनी ओवर स्पीडिंग कर रहे हो उनके ऊपर मजीद पेनल्टीज लगनी चाहिए, उनके ऊपर ड्राइविंग की पाबंदी लगनी चाहिए। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये भी जिस शख्स की FIR हुई है वो 150 किलोमीटर से ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा था। तो मेरे ख्याल में कानून की पाबंदी हम सब पर लाजिम है। सो जो भी वहां पे गाड़ी चलाते हैं, अगर वो इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग करें, हाँ 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इतनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग उनके ऊपर फिर इसी किस्म की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।